आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्मूथ सरफेस क्या चीज़ होती है। मैं याद करवा दूं, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि सरफेस किस चीज़ को कहते हैं। एस अगर आर क्यूब का एक सबसेट हो, आप एस का कोई सा पॉइंट लें, आपको मिल जाए एक ओपन सेट W इन आर क्यूब, ओपन सेट U in R square such that P बिलोंग करे S इंटरसेक्शन W को और S इंटरसेक्शन W होम्योमॉर्फिक हो U के। और U के होम्योमॉर्फिक होने का मतलब है कि एक फंक्शन मिल जाए सिग्मा U से S इंटरसेक्शन W पर, यह फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यह फंक्शन कंटिन्यूस हो और इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। इस फंक्शन को हम पैरामीटराइजेशन कहते हैं। और जब भी आर क्यूब के सबसेट S के हर पॉइंट के लिए ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए तो हम उस S को हम सरफेस कहते हैं। बात करना चाहते हैं कि इस सरफेस को हम स्मूथ कब कहेंगे। मैं याद करवा दूं कि स्मूथ कर्व किसको कहते थे। पहले हमने कहा था कर्व किसको कहते हैं। अगर गैमा एक फंक्शन है अल्फ़ा बीटा से Rn पे, Rn जो है वो यूक्लिडियन स्पेस है, तो हम गैमा को कहते थे गैमा इज कर्व, या हम कहते थे गैमा इज पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। अगर गैमा के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते थे हर आर्डर के, nth आर्डर के और n की हर वैल्यू के लिए, अगर ये सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते थे तो हम कहते थे ये कर्व क्या है, स्मूथ है। और कर्व के स्मूथ होने का मतलब बेसिकली ये होता था कि उसमें कॉर्नर्स नहीं है, वो उसमें सडन जंप्स नहीं है। कर्व के स्मूथ होने का इस तरह की सिचुएशन नहीं है। कर्व के स्मूथ होने का मतलब होता था कर्व में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब सरफेस के स्मूथ होने का क्या मतलब है। कर्व हमने बनाई थी फंक्शन से, और स्मूथ कहा था जब फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें। क्या जो सरफेस S है वो भी फंक्शन से बन रही है, और अगर फंक्शन से बन रही है तो फिर तो हम स्मूथ को डिफाइन कर सकते हैं कि उस फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, जैसे कर्व की दफ़ा कहा था। जी बिल्कुल, सरफेस भी फंक्शन से ही बनती है, ज़रूरी नहीं है एक ही फंक्शन से बने। हमने कहा कि सरफेस हम कब कहते हैं, जब हमारे पास उसके पैचेस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? पैचेस या पैरामीटराइजेशन मौजूद होती हैं। वो पैरामीटराइजेशन जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब अटलस पूरा मिलता है तब हम कहते हैं वो क्या है, सरफेस है। और अटलस में पैचेस हैं। पैचेस बेसिकली बने हैं R2 के ओपन सबसेट से और फंक्शन से। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो पैचेस हैं, इनके डेरिवेटिव्स की मदद से हम डिफाइन करने लगे हैं कि सरफेस को स्मूथ कब कहेंगे। सरफेस को स्मूथ कहने का मतलब भी वही है जो कर्व के स्मूथ कहने का मतलब था कि उसमें कॉर्नर्स ना आए, सडन जंप्स ना आए। सरफेस में भी अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास सरफेस है और इसमें कॉर्नर्स बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये सरफेस है और इस तरह से इसमें कॉर्नर्स बन गए हैं। अगर कॉर्नर्स बन जाते हैं तो हम कहेंगे सरफेस स्मूथ नहीं है। कॉर्नर्स नहीं बनेंगे तो हम उसको स्मूथ कहेंगे। और ये डिसीजन हम किसकी मदद से करेंगे। सरफेस है तो ऑब्वियसली सरफेस के लिए आपके पास पैचेस हैं, पूरा एक अटलस है। ये जो पैचेस के अंदर फंक्शन मौजूद हैं, इनके डेरिवेटिव्स की मदद से हम सरफेस का स्मूथ होना हम इन पैचेस की मदद से डिफाइन करेंगे। पैचेस बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी पैच में हम फंक्शन की अगर बात करें तो वो फंक्शन है
आर स्क्वायर से आर क्यूब के अंदर। किस तरह का फंक्शन होता है कि सिग्मा वन अगर किसी uv पर अप्लाई होगा r2 के एलिमेंट, तो हमारे पास r क्यूब के 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। हो सकता है जो x कोऑर्डिनेट है वो भी फंक्शन होगा u और v का, जो y कोऑर्डिनेट है वो भी फंक्शन होगा u और v का, और जो z कोऑर्डिनेट है वो भी फंक्शन होगा u और v का। आप इसको कह सकते हैं ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 uv है और ये सिग्मा 3 uv है। सिग्मा जब uv पे ऑपरेट हुआ तो r क्यूब के 3 एलिमेंट्स बन गए। इनमें से इंडिविजुअली बेसिकली जो सिग्मा 1 uv है एक फंक्शन है, ये r2 से r पर है। r2 के एलिमेंट u और v पे ऑपरेट हो रहा है और आंसर r में आ रहा है। जो सिग्मा 2 है वो भी r2 से r पे है, जो सिग्मा 3 है वो भी r2 से r पर है। क्या इस तरह के फंक्शंस की स्मूथनेस के बारे में कोई बात की जा सकती है कि इस तरह के फंक्शंस कब स्मूथ होते हैं? जैसे हमने कहा कि गैमा अल्फ़ा बीटा से Rn पे स्मूथ होता है जब गैमा के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाएं। इस तरह से कोई भी फंक्शन जनरली हम कहते हैं, अगर आपके पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है R2 से R पे है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंक्शन स्मूथ है। कब कहेंगे? उस सूरत में हम फंक्शन को स्मूथ कहेंगे अगर इस फंक्शन f के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और वो कंटिन्यूस भी हों। f is smooth if all तो जो हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, हम इस वक्त ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं R2 से R की, Rn से R पर भी हो सकता है। फंक्शन को हम स्मूथ कहते हैं अगर उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस। और जो हमारी सरफेस है, सरफेस में हमारे पास पैचेस मौजूद हैं। पैचेस जो हैं वो फंक्शंस हैं R2 से R क्यूब के ऊपर। जब R2 से R क्यूब पे हैं तो इंडिविजुअली हर पैच के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 फंक्शंस हैं R2 से R के ऊपर। अगर ये फंक्शंस स्मूथ हों, अगर ये फंक्शंस स्मूथ हों तो हम कहते हैं सिग्मा जो है, जो हमारा पैच है वो स्मूथ है। हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पैचेस हैं, पैचेस हमारे पास फंक्शंस हैं, होम्योमॉर्फिज्म्स हैं। ये जो फंक्शंस हैं पैचेस सिग्मा R2 से R क्यूब पे बेसिकली इंडिविजुअली ये भी 3 फंक्शन से मिलकर बन रहा है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। R स्क्वायर से R के ऊपर स्मूथ फंक्शंस की बात हमें मालूम है कि कब स्मूथ होते हैं। R स्क्वायर से R पे फंक्शन उस वक्त स्मूथ होते हैं जब उस फंक्शन के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों। सिग्मा को हम स्मूथ कहेंगे अगर इसके तीनों कंपोनेंट सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 स्मूथ हों, यानी सिग्मा 1 के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों, सिग्मा 2 के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हो, सिग्मा 3 के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हो, तो हम सिग्मा को स्मूथ कहेंगे। सिग्मा के डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे? अगर मुझे सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मैं इसके सारे कंपोनेंट्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट कर लूँगा, यानी पार्शियल सिग्मा 1 ओवर पार्शियल u, पार्शियल सिग्मा 2 ओवर पार्शियल u और पार्शियल सिग्मा 3 ओवर पार्शियल u। इसी तरह से अगर मुझे सिग्मा v कैलकुलेट करना है तो मैं इसके तीनों कंपोनेंट्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू v कैलकुलेट कर लूँगा। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं वो भी कर लूँगा। तो फाइनली मैं दोबारा बता दूँ, सरफेस बेसिकली पैचेस से मिलकर बनती है, एक अटलस से बनती है। पैचेस के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन सिग्मा जो भी पैच में होगा हमारे पास R स्क्वायर से R क्यूब के ऊपर, ये फंक्शन मज़ीद 3 फंक्शन से मिलकर बनेगा जो R2 से R पर होंगे। अगर ये फंक्शंस स्मूथ हैं, यानी इन फंक्शंस के सारे
पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस हैं, तो फिर हमारा सिग्मा स्मूथ है। इसको ज़रा आर्डर में, तरतीब में लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पैच की, कि एक पैच को हम स्मूथ कब कहेंगे। स्मूथ पैच क्या है? फर्ज करें S जो है वो R³ का सबसेट है और S जो है ये हमारे पास एक सरफेस है, और फर्ज करें सिग्मा U जो है वो एक सरफेस पैच है। मैं याद करवा दूं, सिग्मा सरफेस पैच होने का मतलब ये है कि सिग्मा U से S इंटरसेक्शन W पे होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब आपको याद करवाया था थोड़ी देर पहले भी, ये 1-1 है, ऑन-टू है, बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूस भी है और इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। जहाँ पे U ओपन है, U ओपन सेट है इन R2 और S इंटरसेक्शन W जो है वो ओपन सेट है इन S, और ये ओपन सेट बना है बेसिकली W इज ओपन सेट इन R³। W R³ में ओपन सेट है, S R³ का सबसेट है, S भी एक मैट्रिक स्पेस है, W R³ का ओपन सेट है, तो S इंटरसेक्शन W S का ओपन सेट है। ये सिग्मा हमारे पास मौजूद है। ये जो सिग्मा है, ये जो हमारे पास सरफेस पैच है सिग्मा, इस सिग्मा को हम स्मूथ सरफेस पैच कहेंगे अगर सिग्मा के ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऑल सिग्मा के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर एग्जिस्ट भी करें और कंटिन्यूस भी हों, तो फिर हम कहेंगे ये जो सिग्मा U सरफेस पैच है ये एक स्मूथ सरफेस पैच है। स्मूथ सरफेस पैच जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है, लेकिन अभी स्मूथ सरफेस डिफ़ाइन करने से पहले एक और चीज़ डिफ़ाइन करने लगे हैं और वो है रेगुलर सरफेस पैच। रेगुलर सरफेस पैच डिफ़ाइन करेंगे और रेगुलर सरफेस पैच की मदद से फिर हम स्मूथ सरफेस डिफ़ाइन करेंगे। याद कर लेते हैं, कर्व को रेगुलर हमने कब कहा था, कर्व को स्मूथ हमने कहा था अगर कर्व के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से सरफेस के जो पैचेस हैं हमने उनके स्मूथ होने को भी डिफ़ाइन कर लिया कि हम उनको स्मूथ कब कहेंगे, जब पैच के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस करें। यहीं पर एक बात याद करवा दूं, अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस हैं तो जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स u और v के रिस्पेक्ट से लें या v और u के रिस्पेक्ट से लें हमेशा इक्वल रहेंगे, ये कंटिन्यूस होने की वजह से। ये मैंने वैसे ही आपको याद करवाया है। वापस आ जाता हूँ बात अपनी इसकी तरफ कि कर्व रेगुलर कब होती है। कर्व रेगुलर होती है अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो नॉन ज़ीरो हो। कर्व रेगुलर होती है अगर उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो। सरफेस पैच कब रेगुलर होगा, उसी रेफरेंस से बात करने लगे हैं, कोशिश करने लगे हैं हम ये बात डिफ़ाइन करें कि रेगुलर सरफेस पैच कब होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे से हमारे पास सरफेस के ऊपर बहुत सारी कर्व्स पास कर रही हैं। क्या पास कर रही हैं? कर्व्स। एक कर्व ये पास कर रही है, एक कर्व ये पास कर रही है जो मैंने ड्रा की है। इसके अलावा भी आप इन्फिनिट कर्व्स यहाँ पे स्केच कर सकते हैं जो इस पॉइंट में से पास कर रही हैं। हर कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेरिवेटिव लिया जाए कर्व का तो एक टेंजेंट वेक्टर भी है। क्या है? टेंजेंट वेक्टर्स भी हैं। ये जो टेंजेंट वेक्टर्स हमारे पास सरफेस के ऊपर कर्व्स के टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे हैं, इन टेंजेंट वेक्टर्स से मिलकर हमारे पास एक प्लेन बन जाता है जिसको हम टेंजेंट प्लेन कहते हैं। जैसे प्रॉब्लम होती थी डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाने की सूरत में
इसी तरह से अगर यहाँ पर भी कर्व के टेंजेंट्स ना निकल सकें, कर्व्स के डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएं, तो उन टेंजेंट वेक्टर से टेंजेंट प्लेन भी नहीं बनेगा, और टेंजेंट प्लेन नहीं बनेगा तो हम कहेंगे वो सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं है। अब अगर हम टेंजेंट प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन बनाने के लिए हमें मिलना चाहिए इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर। क्या मिलना चाहिए हमें? एक नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर निकाला जा सकता है इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कर्व गामा 1t है, एक दूसरी कर्व गामा 2t है। अगर मैं गामा 1 का डेरिवेटिव लूँ, गामा 2 का डेरिवेटिव लूँ, तो ये टेंजेंट वेक्टर्स आ गए। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस लूँ, क्या लूँ? इन दोनों का क्रॉस। अगर दो वेक्टर किसी एक प्लेन में हो तो क्रॉस लेने से उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाता है, यानी ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया। अगर ये नॉर्मल वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है, तो बेसिकली उसी वक्त मिलेगा जब ये सारे टेंजेंट वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, हमें टेंजेंट प्लेन मिल रहा होगा। उस सूरत में हम कहेंगे कि जो सरफेस है हमारी उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे रेगुलर है। अब ये कैसे मिलेगा? कोई ख़ास तरह की कर्व्स की बात करेंगे। जब हम सरफेस के किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्मा होगा, एक पैच होगा, कम से कम एक पैच होगा। जो पैच किसी जब u और v पे ऑपरेट होगा तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये जो पैच होगा, इस पैच में से अगर हम एक पैरामीटर को फिक्स कर लें और दूसरे पैरामीटर को वेरी करें तो हमारे पास बनेगी एक कर्व सरफेस के ऊपर। क्या बनेगी? एक कर्व। इसी तरह से अगर मैं v को फ़र्ज़ करें कांस्टेंट कर लूँ और u को वेरी कर लूँ तो भी मेरे पास सरफेस के ऊपर बनेगी एक कर्व। आपको इसकी मिसाल याद करवा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने जो है स्फीयर की पैरामीटराइजेशन की थी और हमने कहा था कि हर थीटा और फाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सरफेस के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, और हमने कहा था अगर हम फाई को फिक्स रखें और थीटा को वेरी करते चले जाएं तो इस तरह के सर्कल्स बनते हैं। ये कर्व्स बनती हैं जिनमें थीटा क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, और फाई क्या है? कांस्टेंट है। और इसी तरह से हमने कहा था इस तरह की कर्व्स बनेंगी सेमी सर्कल्स अगर हम क्या करेंगे? फाई को वेरी करवाएंगे और थीटा को कांस्टेंट लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो कर्व्स आ जाएंगी और उनके डेरिवेटिव्स लेने से हमारे पास उनके टेंजेंट वेक्टर्स आ जाएंगे। यानी अगर मैं u को कांस्टेंट और v को वेरिएबल रखूं और सिग्मा v लूं तो ये मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर आ गया है। और अगर मैं v को कांस्टेंट लूं और u को वेरी करूं और इसका डेरिवेटिव लूं तो ये कर्व का टेंजेंट वेक्टर आ गया है। और अगर मैं इन टेंजेंट वेक्टर्स का क्या ले लूं? क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मेरे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया है। अगर ये ज़ीरो ना आए, अगर ये एग्जिस्ट करे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये टेंजेंट प्लेन बन रहा है, इसका नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है, टेंजेंट प्लेन बन रहा है, डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है। उसी तरह से जैसे कर्व में बात करते थे टेंजेंट वेक्टर मिलता था, यहाँ पे टेंजेंट प्लेन मिल रहा है। टेंजेंट प्लेन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। सिग्मा u और सिग्मा v के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो आ गया है तो नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। u को कांस्टेंट और v को वेरिएबल रखने से कर्व बन रही है सरफेस के ऊपर, और इसी तरह से v को कांस्टेंट और u को वेरिएबल रखने से कर्व बन रही है।
इसमें v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने से उस कर्व का टेंजेंट वेक्टर आ रहा है, इसमें u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने से टेंजेंट वेक्टर आ रहा है, और टेंजेंट वेक्टर्स एक प्लेन में मौजूद हैं, उनके क्रॉस से नॉर्मल वेक्टर बन रहा है। अगर ये बने, ये ज़ीरो ना आए तो टेंजेंट प्लेन मौजूद है, टेंजेंट प्लेन मौजूद है तो हमारे पास सरफेस रेगुलर है। अगर ये डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता तो क्या मतलब होता? क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता तो मतलब होता ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये किस शक्ल के हैं? सिग्मा v को फ़र्ज़ करें किसी नंबर a से मल्टीप्लाई करके सिग्मा u आ रहा है, और याद है जब भी दो वेक्टर्स में एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई करके आ जाए तो हम कहते हैं वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। क्या हैं? डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर ये ज़ीरो आ जाए, अगर सिग्मा v क्रॉस सिग्मा u क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, तो पैरेलल हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा बन रहा है और वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं। और ज़ीरो ना आने का क्या मतलब होगा? ज़ीरो ना आने का मतलब होगा कि इंडिपेंडेंट हैं। क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा इस वक्त ये है कि हम सरफेस को रेगुलर कहेंगे कब? अगर सरफेस के ऊपर पॉइंट लें, उस पॉइंट में से डिफरेंट कर्व्स पास कर रही हैं, अगर उन कर्व से हम बनाएं टेंजेंट प्लेन बना पाएंगे अगर हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। नॉर्मल वेक्टर कैसे मिल सकेगा? कोई सी भी दो कर्व लेकर उनके डेरिवेटिव्स लेकर क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। जब हमने पॉइंट चूज़ किया है तो वो पॉइंट किसी ना किसी पैच की इमेज बन रहा है, उस पैच को कंसिडर करें। पैच की मदद से सरफेस के ऊपर दो कर्व्स ले लें, एक पैरामीटर को कांस्टेंट और एक को वेरिएबल लेकर वो जो दो कर्व्स बन जाएं उनके टेंजेंट वेक्टर्स ले लें डेरिवेटिव लेकर। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो ना आए तो इसका मतलब है नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो ना आने का मतलब है वो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आने का मतलब होता है डिपेंडेंट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो ना आए तो वो इंडिपेंडेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ रहा, नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। नॉर्मल वेक्टर मिलने का मतलब है टेंजेंट प्लेन बन पा रहा है और जो सरफेस है वो रेगुलर है। लेकिन सरफेस रेगुलर सारे पॉइंट्स के लिए बनेगी, इंडिविजुअली एक एक पॉइंट की बात करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो सरफेस पैच है उसको कहेंगे कि वो रेगुलर है। हम एक सरफेस पैच को रेगुलर कहेंगे कब? सरफेस पैच को रेगुलर कहेंगे अगर हमारे पास एक सिग्मा और u जो है वो क्या है? इज़ ए सरफेस पैच। अगर ये हमारे पास सरफेस पैच है ऑफ सरफेस एस, सरफेस पैच का मतलब आपको अब क्लियर है। हम इस सरफेस पैच को हम कहेंगे ये रेगुलर सरफेस पैच है। कब? अगर इसमें दो बातें हों। पहली बात ये कि ये सरफेस पैच स्मूथ हो। क्या हो? स्मूथ हो। स्मूथ होने का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं। स्मूथ होने का मतलब है उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस हैं। और दूसरी बात कि सिग्मा u और सिग्मा v लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और इनके इंडिपेंडेंट होने की रिस्ट्रिक्शन मैंने क्यों लगाई है उसकी वजाहत मैंने कर दी है। तो सरफेस के एक पैच को हम रेगुलर सरफेस पैच कहेंगे अगर उसमें कितनी खूबियाँ हों? दो खूबियाँ हों कि वो सिग्मा स्मूथ हो और सिग्मा u और सिग्मा v लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हम सरफेस पैच को क्या कहेंगे? वो रेगुलर सरफेस पैच है। रेगुलर सरफेस पैच को हम अलाउएबल सरफेस पैच भी कहते हैं। तो हम करीब पहुंच गए हैं इस बात के कि हम डिफ़ाइन कर सकें कि सरफेस को स्मूथ कब कहेंगे। बेसिकली सरफेस को हम स्मूथ कहेंगे अगर आपको उसका कम से कम एक अटलस मिल जाए जिस अटलस के सारे सरफेस पैचेस अलाउएबल सरफेस पैचेस हों या रेगुलर सरफेस पैचेस हों। ऐसी सूरत में सरफेस स्मूथ होगी, उसके ऊपर इस तरह के कॉर्नर जो हैं वो नहीं बन रहे होंगे। तो एक सरफेस को स्मूथ हम कहेंगे अगर सरफेस है R³ का सबसेट है, हम इस सरफेस का कोई सा भी पॉइंट लें हमें मिल जाए एक सरफेस पैच के P जो है उस सरफेस पैच की
इमेज में हो। सरफेस हो, सरफेस के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट लें, आपको मिल जाए एक सरफेस पैच, यानी आपको एक फंक्शन मिल जाए, इधर आर स्क्वायर में एक ओपन सबसेट U मिल जाए कि जब U की इमेज बनाएं तो उस इमेज के अंदर P भी मौजूद हो, और वो जो सरफेस पैच मिले वो रेगुलर या अलाउएबल सरफेस पैच हो। और रेगुलर या अलाउएबल सरफेस पैच का मतलब क्या है कि सिग्मा उसमें स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है कि उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस हैं, और सिग्मा U और सिग्मा V लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हर पॉइंट के लिए अगर आपको एक रेगुलर सरफेस पैच मिल जाए कि सरफेस का हर पॉइंट उस रेगुलर सरफेस पैच की इमेज में मौजूद हो, तो हम कहते हैं सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। याद रहे, अगर आपको आ जाए कि प्रूफ करें कि R³ का एक सबसेट S स्मूथ सरफेस है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उसे सरफेस प्रूफ करेंगे, और सेकेंडली आप उसके सरफेस पैचेस को रेगुलर प्रूफ करेंगे। आप उसका कम से कम एक ऐसा अटलस दिखाएंगे जिस अटलस के सारे सरफेस पैचेस रेगुलर हों या अलाउएबल सरफेस पैचेस हों। तो जब भी किसी सरफेस को अगर आपने स्मूथ प्रूफ करना है, इस सरफेस का मतलब है आपके पास अटलस मौजूद है। आपने एक ऐसा अटलस शो करना है जिस अटलस का हर सरफेस पैच रेगुलर सरफेस पैच हो। तो अगर किसी भी सरफेस को आपने स्मूथ शो करना है तो आपको एक ऐसा अटलस दिखाना होगा, एक ऐसा अटलस ढूंढना होगा जिसका हर सरफेस पैच रेगुलर हो। और सरफेस पैच रेगुलर होने का मतलब ये है कि सिग्मा स्मूथ हो और सिग्मा U और सिग्मा V लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हमने सरफेस कब स्मूथ होती है थ्योरेटिकली भी देख लिया कि उसके अंदर कॉर्नर्स ना हो, उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन्स मौजूद हों, और हमने बाकायदा उसकी डेफिनेशन भी देख ली कि कब सरफेस स्मूथ होती है। अगर हमें एक अटलस मिल जाए जिसका हर पैच जो है वो अलाउएबल सरफेस पैच हो, रेगुलर सरफेस पैच हो, तो हम सरफेस को स्मूथ कहते हैं। इससे पहले हमने R³ के जिन सबसेट्स को सरफेस प्रूफ किया था, हम प्रूव ये करने लगे हैं कि वो स्मूथ सरफेस हैं। क्या ख्याल हैं स्मूथ? क्या उनमें कहीं कॉर्नर्स थे? R³ के 3 सबसेट्स को हमने सरफेस प्रूफ किया है। एक किसको? प्लेन को, दूसरे किसको? सिलेंडर को, और तीसरा किसको? तीसरा हमने स्फीयर को। और अगर आप उनकी शेप्स देखें, प्लेन बिल्कुल प्लेन ही होता है, सिलेंडर इस तरह का है और स्फीयर जो है इस तरह का है। इनमें कहीं भी कॉर्नर नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब लग रहा है कि ये स्मूथ सरफेस हैं, इनको बाकायदा हम स्मूथ प्रूफ करते हैं। एक एग्जांपल करने लगे हैं, प्रूव ये करना है कि प्लेन एक स्मूथ सरफेस है। मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ कि अगर S जो है वो R³ का एक सबसेट है और हमें प्रूव ये करना है कि S एक स्मूथ सरफेस है, तो हमें ढूंढना है एक अटलस, एक ऐसा अटलस इसका हर पैच जो है वो अलाउएबल सरफेस पैच है, हर पैच जो है वो रेगुलर सरफेस पैच है। और रेगुलर सरफेस पैच के लिए हमें प्रूव ये करना है कि इस सिग्मा के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस है, स्मूथ प्रूफ करना है। और हमने इस सिग्मा के पार्शियल डेरिवेटिव U और V को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। अगर हम ये बातें प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम कहेंगे वो सरफेस एक स्मूथ है। तो हम अब बात करते हैं, हमने प्लेन को प्रूव करना है कि ये स्मूथ सरफेस है। सबसे पहले तो हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन को फर्ज करें इस सरफेस को मैं S कह रहा हूँ। इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी, हमने कहा था इसके किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R इक्वल है A प्लस PU प्लस Q
v, जहाँ पे a क्या है, वेयर स्मॉल a जो है इज पोजीशन वेक्टर है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट का, और p यूनिट और q यूनिट आर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन S। प्लेन को मैंने S का नाम दे लिया, प्लेन की इक्वेशन हमने लिखी हुई है कि प्लेन को हमने ख़ास तौर पे लिखा था कि अगर प्लेन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट A मौजूद हो और दो वेक्टर्स मौजूद हों जो यूनिट हों और आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है। स्मूथ सरफेस साबित करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका एक अटलस बनाना है। हमने अटलस डिफाइन किया था जिसमें मैप डिफाइन की थी आर स्क्वायर से एस पे, प्लेन पे या एस इंटरसेक्शन आर क्यूब पे, और हमने कहा था ये सिग्मा जब भी किसी यू और वी पर ऑपरेट होता है तो ये वाला आंसर आ जाता है ए प्लस पी यूनिट यू प्लस क्यू यूनिट वी, जहाँ पे यू और वी कोई से रियल नंबर्स हैं। और हमने अटलस इसका बना लिया था, यही एक मैप और पूरा R2, ये हमारे पास अटलस आ गया था। अब मुझे सरफेस को स्मूथ साबित करने के लिए प्रूव ये करना है कि ये अटलस जो है वो रेगुलर अटलस है, अलाउेबल अटलस है। ये बात मैंने प्रूव करनी है। अगर मैंने प्रूव कर ली तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो सरफेस हमने ली है ये एक स्मूथ सरफेस है। अलाउेबल प्रूव करने के दो स्टेप्स हैं। एक में मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो सिग्मा है वो स्मूथ है। सिग्मा स्मूथ के लिए मुझे लेने हैं सिग्मा के पार्शियल डेरिवेटिव्स हर आर्डर के, वो एग्जिस्ट भी करने चाहिए, कंटिन्यूस भी होने चाहिए। सिग्मा यू मालूम किया, यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कितना आ गया, ए कांस्टेंट है 0, इस यू का 1, पी यूनिट आ गया और आगे यू है ही नहीं, 0 हो गया। और इस सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, और वो वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, इसका 0, इसका 0 और इसका क्यू हो गया। और इसके बाद आप जितने भी डेरिवेटिव हल कर लें हो जाएंगे, वो सारे कंटिन्यूस फंक्शंस भी होंगे, ये भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। ऑल डेरिवेटिव सिग्मा के एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है सिग्मा स्मूथ है। सिग्मा के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी है, तो प्रूव हो गया सिग्मा स्मूथ है। दूसरा मुझे प्रूव ये करना है कि सिग्मा यू और सिग्मा वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हमने बेसिकली प्रूव करना है कि सिग्मा यू और सिग्मा वी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 नहीं है, या हमने प्रूव ये करना है कि सिग्मा यू और सिग्मा वी डिपेंड नहीं कर रहे। सिग्मा यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सिग्मा वी नहीं बन सकता, सिग्मा वी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सिग्मा यू नहीं बन सकता। सिग्मा यू है हमारे पास पी यूनिट वेक्टर और सिग्मा वी जो है वो हमारे पास क्यू यूनिट वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, तो वो बन जाएगा पी क्रॉस क्यू, और ऑब्वियसली ये कभी भी 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? क्योंकि P और Q आपस में परपेंडिकुलर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनके दरमियान एंगल 0 नहीं है। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल होते तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता। ये तो परपेंडिकुलर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा U और सिग्मा V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने कितनी बातें प्रूव करनी थी? हमने 2 बातें प्रूव करनी थी। हर पैच के लिए अटलस में पैच ही एक था, हमने उसको अलाउेबल प्रूव करना था, अलाउेबल के लिए उसे स्मूथ प्रूव करना था, और उस सिग्मा यू और सिग्मा वी को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना था। हमने ये सारा कुछ कर लिया। इसका मतलब है ये जो पैच है हमारे पास सिग्मा और आर स्क्वायर वाला, कैसा पैच है? इज ए रेगुलर या अलाउेबल पैच। हमें एक अटलस मिल गया जिसका हर पैच अलाउेबल है, और प्रूव हो गया कि जो प्लेन है वो कैसी सरफेस है?
प्लेन इज ए स्मूथ सरफेस। तो किसी भी सरफेस को स्मूथ साबित करने के लिए हमें उसका अटलस ढूंढना होगा और अटलस के हर पैच को अलाउेबल प्रूफ करना होगा, यानी प्रूफ करना होगा कि उस पैच में जो सिग्मा है वो स्मूथ है, उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस है, और प्रूफ करना होगा सिग्मा यू और सिग्मा वी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और ये काम हमने प्लेन के लिए कर लिया। बाकी दो सरफेसेस स्फीयर और सिलेंडर के लिए भी प्रूफ करते हैं कि वो स्मूथ सरफेसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव ये करना है कि यूनिट सिलेंडर जो है वो एक स्मूथ सरफेस है। सिलेंडर सरफेस होता है, ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने वो जो बातें वहाँ प्रूफ की यहाँ लिख दी हैं। सिलेंडर जो है वो आर क्यूब के उन पॉइंट्स का सेट है जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमने स्पेशल यूनिट सिलेंडर लिया था और हमने इसके लिए बनाए थे दोनों के अंदर हमने ओपन सेट्स चेंज किए थे। एक हमने ओपन सेट लिया था जिसकी ये पिक्चर थी, और बी के अंदर हमने ओपन सेट लिया था जिसकी ये पिक्चर थी। जब हमने डिफाइन किया था सिग्मा ए और बी से एस इंटरसेक्शन आर क्यूब पे, सेम फार्मूला रखा था सिग्मा का हमने कि सिग्मा यू वी इक्वल है कॉस यू साइन यू और वी। जब हमने सिग्मा को ए पे ऑपरेट किया था तो सारा सिलेंडर बन गया था इस एक लाइन के अलावा, और जब हमने सिग्मा को बी पे ऑपरेट किया था तो सारा सिलेंडर बन गया था इस एक लाइन के अलावा जिस पे यू पाई था। और जब हमने इनको ग्लू किया था तो पूरा सिलेंडर बन गया था। इन दोनों का जो सेट है ये हमारे पास अटलस है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये स्मूथ सरफेस है। अटलस हमारे पास एक मौजूद है। सरफेस को स्मूथ प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है कि इस अटलस का हर पैच जो है वो अलाउेबल पैच है, हर पैच जो है वो रेगुलर पैच है। उसके लिए दोनों पैचेस में सिग्मा का फार्मूला तो सेम ही है, सिर्फ ए और बी चेंज हो रहे हैं। मैं पहले प्रूव ये करना चाहूँगा कि सिग्मा इज़ स्मूथ। सिग्मा को स्मूथ प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूव ये करना है कि सिग्मा के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी हैं। सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कैलकुलेट किया। कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, साइन यू का कॉस यू, और v का 0 क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसी सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैलकुलेट किया। कॉस u है, v है ही नहीं 0, साइन u का भी 0 और v का 1। पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिए। इससे नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट भी हो रहे हैं, और अगर आप इनको देखें तो ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शंस भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है सिग्मा स्मूथ है। चूँकि सिग्मा के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हल हो सकते हैं और ये आंसर्स कंटिन्यूस फंक्शंस भी हैं, तो सिग्मा स्मूथ है। एक हिस्सा प्रूव हो गया। दूसरा हिस्सा प्रूव ये करना है कि जो सिग्मा यू और सिग्मा वी हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है ये सरफेस पैचेस जो हैं ये रेगुलर सरफेस पैचेस हैं। इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। आप इनका क्रॉस लें और प्रूव करें कि नॉन ज़ीरो हैं, या प्रूव करें कि ये पैरेलल नहीं है। ऑब्वियसली इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 1 है और इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है। इसको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके सिग्मा यू नहीं बनाया जा सकता। सिग्मा वी को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके सिग्मा यू नहीं बना सकते, और सिग्मा यू को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके सिग्मा वी नहीं बना सकते, क्योंकि इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 1 है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हल कर रहा, मैं ये प्रूव करने के लिए कि इंडिपेंडेंट हैं प्रूव ये कर रहा हूँ कि ये डिपेंडेंट नहीं है। एज सिग्मा यू इज़ नॉट इक्वल टू a टाइम्स सिग्मा v फॉर all a belongs to r minus 0। इसका मतलब प्रूव हो गया कि सिग्मा u एंड
सिग्मा वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रूव हो गया, मसला हल हो गया। क्या हो गया, जो हमारे पास पैच सिग्मा ए है और जो पैच सिग्मा बी है, ये जो हमने सिग्मा के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं और इनका इंडिपेंडेंट होना चेक किया है, ये ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ए के लिए भी यही आंसर है, बी के लिए भी यही आंसर्स हैं। तो सिग्मा ए और सिग्मा बी आर अलाउएबल सरफेस पैचेस। ये हमारे पास अलाउएबल सरफेस पैचेस हैं और प्रूव हो गया कि यूनिट सिलेंडर इज ए स्मूथ सरफेस। तो हमने यूनिट सिलेंडर को स्मूथ सरफेस प्रूफ कर दिया है। एक और एग्जांपल करने लगे हैं, एक और सरफेस को स्मूथ सरफेस प्रूफ करने लगे हैं। सरफेस है यूनिट स्फीयर, सेंटर जिसका ओरिजिन है। प्रूव ये करना है कि ये सरफेस स्मूथ है। इसको सरफेस हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं, इसका अटलस भी हम बना चुके हुए हैं। और स्मूथ सरफेस प्रूफ करने के लिए बस हमें इतना नया काम करना है कि हमने प्रूव ये करना है कि अटलस का हर पैच जो है वो एक अलाउएबल या रेगुलर पैच है। मैं याद करवा देता हूँ, S2 जो हमारे पास यूनिट स्फीयर है, या S, इसमें R³ के एलिमेंट्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल है। ये इस स्फीयर की शेप है। हमने इसके लिए पैचेस बनाए थे 2, और उन 2 पैचेस पे मुश्तमिल हमने अटलस बनाया था। हमने प्लेन का जो ओपन सेट लिया था वो B लिया था। आर्डर्ड पेयर थीटा और फाई प्लेन के एलिमेंट्स के लिए, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई और फाई की वैल्यू 0 से पाई। ये वाली रेक्टेंगल बन रही है जिसकी बाउंड्री शामिल नहीं है, ये R2 का ओपन सबसेट है। हमने फंक्शन बनाया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से, सेट B से S पे। अलबत्ता S की ये वाली एक कर्व सेमी सर्कल इसकी इमेज में नहीं आया था। साइन फाई 0 कॉस फाई, फाई की वैल्यू 0 से पाई के दरमियान। ये फंक्शन हमारा पैच की सारी खूबियाँ सेटिस्फाई कर रहा था और इस फंक्शन का ये हमारे पास फार्मूला था। इसी तरह से हमने फंक्शन g बनाया था। B से S में से एक कर्व निकाल कर, ये वाली कर्व S में से हमने निकाल दी थी। ये कर्व इमेज में नहीं आ रही थी इस g की, और ये g भी बाकी सारी खूबियाँ सेटिस्फाई कर रहा था। और f और g को इकट्ठा करने से हमारे पास अटलस बन गया था। f की इमेज और g की इमेज से पूरा स्फीयर बन रहा था। अटलस हमारे पास मौजूद है। हमने इसको स्मूथ सरफेस प्रूव करना है। स्मूथ सरफेस के लिए हमने प्रूव ये करना है कि इस अटलस के दोनों पैचेस जो हैं वो अलाउएबल पैचेस हैं। सबसे पहले मैं प्रूव ये करने लगा हूँ कि f थीटा इज़ अलाउएबल पैच। इसको अलाउएबल पैच प्रूफ करने के लिए मुझे 2 बातें प्रूफ करनी है। एक ये प्रूफ करना है कि f स्मूथ है, f को स्मूथ प्रूफ करने का मतलब ये है कि मुझे प्रूफ ये करना है कि f के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी है। ये मेरे पास f है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करते हैं। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन फाई और साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट का, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन फाई और कॉस थीटा। और इस थर्ड कोऑर्डिनेट में थीटा है ही नहीं, कॉस फाई कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। ये मेरे पास एफ थीटा आ गया। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट करते हैं। एफ फाई बनेगा साइन फाई का कॉस फाई, कॉस थीटा एज इट इज, कॉस फाई कॉस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन फाई का कॉस फाई और साइन थीटा एज इट इज, कॉस फाई और साइन थीटा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस फाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन फाई।
हमने एफ थीटा और एफ फाई कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से हम एफ के बाकी पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्मूथ पर प्रूव करने के लिए हमने प्रूव करना था कि इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइन और कॉस से मिलकर बन रहे हैं, इनको कंटिन्यूस भी प्रूव किया जा सकता है। तो एफ के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी हैं। और इस बात से नतीजा निकला कि f जो है वो स्मूथ फंक्शन है। f हमारे पास एक स्मूथ फंक्शन है, प्रूव हो गया। अलाउएबल पैच प्रूव करने के लिए या रेगुलर पैच प्रूव करने के लिए हमने एक और बात प्रूव करनी है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स f थीटा और f फाई हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो हम ये प्रूव कर लें कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है, या ये प्रूव कर लें कि ये पैरेलल नहीं है। वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब एक वेक्टर को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर बन जाए। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट हैं। एक वेक्टर को किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा नहीं बनाया जा सकता। क्यों भला? जो एफ थीटा है उसका जी कोऑर्डिनेट 0 है, जबकि एफ फाई का जी कोऑर्डिनेट माइनस साइन फाई है। और माइनस साइन फाई जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे हो सकता है 0 पे, पाई पे, लेकिन याद रहे हमारे पास जो बी सेट है ना फाई 0 है ना ही फाई पाई है। इसका मतलब है साइन फाई कभी भी 0 नहीं है जब फाई 0 और पाई के दरमियान हो। इसका थर्ड कोऑर्डिनेट कभी भी 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है। इसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है। इसको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं बना सकते, और इसको किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है हम नहीं लिख सकते एफ थीटा को a टाइम्स एफ फाई फॉर एफ थीटा को नहीं लिख सकते, इक्वल नहीं ला सकते फॉर ऑल रियल नंबर्स a जो कि 0 ना हो। तो इसका मतलब है एफ थीटा एफ फाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अलाउएबल पैच प्रूफ करने के लिए हमने दो बातें प्रूफ करना थी, दोनों बातें हमने प्रूफ कर ली हैं। और हमारा जो पहला पैच है एफ और बी वाला, ये एक अलाउएबल पैच है, ये एक रेगुलर पैच है। इसी तरह से हमने दूसरे पैच को भी अलाउएबल प्रूफ करना है, यानी अब हमने प्रूफ ये करना है कि जी बी इज एन अलाउएबल पैच। इसको अलाउएबल पैच प्रूफ करने के लिए हमने वही दो बातें प्रूफ करनी है। पहले प्रूफ करना है कि जी हमारे पास स्मूथ है, और स्मूथ प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ करना है कि जी के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूस भी हैं। तो जी के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। जी का फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हुए हैं जब हमने प्रूफ किया था कि ये जो यूनिट स्फीयर है ये एक सरफेस है। तो इस जी के फार्मूले का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन फाई और कॉस थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा नहीं है, कॉस फाई का 0 आ जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन फाई और कॉस थीटा का साइन थीटा। ये हमने जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में साइन फाई का कॉस फाई, तो माइनस कॉस फाई साइन थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस फाई और कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन फाई का कॉस फाई, तो माइनस कॉस फाई और कॉस थीटा। हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए डी थीटा और जी फाई। इसके अलावा और भी जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना चाहें इसी तरह से आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहे हैं बल्कि डेरिवेटिव लेने से जो फंक्शंस बन रहे हैं ये कंटिन्यूअस भी है। हम कह सकते हैं कि जी के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस हैं, और इससे नतीजा ये निकला कि जी इज
स्मूथ। एक चीज हमने प्रूव कर ली, जी स्मूथ है। अब हमने जी थीटा और जी फाई को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, और एक दफ़ा फिर वही ट्रिक यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम क्रॉस प्रोडक्ट हल करें। आप देखें कि जी थीटा का सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, जबकि जी फाई का सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस साइन फाई है, और चूंकि साइन फाई जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। कौन से फाई के लिए? हमारे पास फाई कौन से हैं? बी सेट है हमारे पास, और बी सेट की डोमेन में फाई 0 से पाई के दरमियान है, और 0 से पाई के दरमियान फाई के लिए साइन फाई कभी भी 0 नहीं है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। इस वेक्टर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल नहीं लाया जा सकता, यानी जी थीटा को नहीं बना सकते आप a टाइम्स जी फाई फॉर एनी a बिलोंग्स टू r माइनस 0, और इसका मतलब है जी थीटा और जी फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर जी थीटा और जी फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब हो गया जो जी और बी वाला पैच है वो एक अलाउएबल पैच है। हमारे पास जो अटलस है उस अटलस में 2 पैचेस थे, दोनों पैचेस को हमने अलाउएबल प्रूव कर लिया। इसका मतलब है प्रूव हो गया कि जो सरफेस है वो हमारी स्मूथ सरफेस है। क्या नतीजा निकल आया? S2 या कह लें स्फीयर इज ए स्मूथ सरफेस। हमने प्रूव कर लिया है कि स्फीयर भी एक स्मूथ सरफेस है। तो आज के लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि स्मूथ सरफेस क्या होती है, और हमने कुछ सरफेसेस को स्मूथ प्रूव किया।